हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का यह लास्ट वीडियो है। यानी कि आज जो है यह चैप्टर हम अपनी तरफ से मान लेंगे ख़त्म हो गया। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिकतर इस चैप्टर की जितनी भी बोर्ड को ध्यान में रख करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सब बता दी गई हैं। कुछ एक दो टॉपिक हैं जो कि उतने तो बोर्ड में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जानना जरूरी। तो आज जो है इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस के टाइप दिए गए हैं, यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस के टाइप के बारे में बताया गया है। रिएक्शंस इस चैप्टर के आधार पर, ऐसे तो रिएक्शंस कई तरीकों से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, अभिक्रिया अलग अलग भागों में बांटी गई है, लेकिन इस चैप्टर के आधार पर देखा जाए तो रिएक्शंस को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शंस का मतलब होता है सरल अभिक्रियाएं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है जटिल अभिक्रियाएं। नाम से ही आप समझ गए होंगे, सिंपल मतलब सरल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। आखिर यह जो रिएक्शंस है यह इस चैप्टर में क्यों आया इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि देखिए, सिंपल रिएक्शंस में जो आणविकता है, मॉलिक्यूलरिटी है, वो आप आसानी से निकाल लेते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की आणविकता आप देख करके आसानी से नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको रिएक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा, वास्तव में रिएक्शन करना पड़ेगा। इसलिए यह दो अलग अलग कैटेगरी होने के कारण इस चैप्टर ने इसे दो अलग अलग नामों से ही बांट दिया। तो कोई भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल अभिक्रिया और एक होती है जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो केवल एक पद में संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को सरल अभिक्रिया कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली वन सिंगल स्टेप, दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज सिंपल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं, उन्हें हम लोग साधारण अभिक्रिया, सरल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई भी एक पद का रिएक्शन ले लीजिए, जैसे आप NaOH को यदि HCl के साथ मिलाइए। हम सिंपल रिएक्शन बताते हैं, बुक में बहुत है, आप लर्न करके और भी बहुत जा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। एसिड बेस मिला रहे हैं, साल्ट वाटर बनेगा, क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। अम्ल क्षार मिला रहे हैं, लवण जल बनेगा। तो जब यहाँ मिलाए तो यहाँ पर H2O और यह NaCl आपका बना। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसे हम लोग सरल अभिक्रिया, साधारण अभिक्रिया कहते हैं। और जो रिएक्शन होने में कई सारे स्टेप ले उसे हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स या मोर देन वन स्टेप्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसमें भी आपको बड़े लंबे चौड़े एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल है, लाइटली पढ़िए। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ, तो CH2Cl2 प्लस HCl, फिर CH2Cl2 को फिर Cl2 के साथ, CHCl3 प्लस HCl, फिर CHCl3 को फिर Cl2 के साथ CCl4 प्लस HCl। यह रिएक्शन देखिए 4 स्टेप में हुआ। अब इसमें मॉलिक्यूलरिटी आप इस स्टेप से निकालेंगे, इस स्टेप से निकालेंगे, इस स्टेप से निकालेंगे या इस स्टेप से निकालेंगे, ये कोई कंफर्म नहीं है। जो स्टेप स्लो होगा इन चारों में वही हमारा RDS होगा, और उसी RDS मतलब रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, जो धीमा होता है उसी से अभिक्रिया की दर निकालते हैं। तो इन चारों में जो धीमा होगा उससे दर निकालेंगे, और जिससे दर निकालेंगे वही हमारी आणविकता के लिए लागू होगी। कहने का मतलब है, श्योर शॉर्ट फिर से समझिए,
रिएक्शंस को इस केमिस्ट्री में, रासायनिक बलगति की केमिकल काइनेटिक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सरल अवक्रिया, एक जटिल अवक्रिया। सरल अवक्रिया आपका जो है सिंपल रिएक्शन है, जो केवल और केवल एक ही बार में एक ही पद में हो जाती है। याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, नहीं याद आता है तो। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वह जटिल अवक्रिया है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। देखिए यह कितने 4 पदों में संपन्न हुई। अब लोग कभी कभी पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्स का में अगर 4 पद हैं तो आप मेन किसको मानेंगे, तो आप बताएंगे कि जो पद इन चारों में सबसे धीमा होगा, सबसे स्लो होगा, उसी से हम सब कुछ दर, आणविकता, कोटि सब उसी पद से निकालेंगे। बात क्लियर है। तो रासायनिक बलगतिकी में 2 प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं जो कि हमने आपको बता दी। ठीक, कोई डाउट इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशंस में अभी इतना आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछ ले वाइवा वगैरह में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, तो आप उनको आंसर दे सकें। ठीक, अब इसके बाद जो है एक टॉपिक और है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। अगला स्टेप, उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव। ये हमारा अगला स्टेप है, उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव। आखिर कोई उत्प्रेरक है, वह सक्रियण ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेगा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, यह हमने आपको कोलिजन थ्योरी में संघट्ट सिद्धांत में समझाया। जो नहीं जानते हैं वो समझे कि किसी भी पदार्थ को सक्रिय करने के लिए, किसी भी पदार्थ को सक्रिय करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपको यदि पढ़ने के लिए सक्रिय करना है तो हम पढ़ा रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा क्या कहलाएगी, सक्रिय। और उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, तो यह वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अभी अब जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको पृष्ठ रसायन, सरफेस टेंशन, उस सरफेस टेंशन में एक पार्ट पूरा उत्प्रेरक का ही, तो वहाँ पे उत्प्रेरक के बारे में आपको कई सारी नई नई चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो आखिर उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये जानना है। जैसे आपने क्या किया, चाय बनाने के लिए जब सब कुछ चाय भगोने में डाल दिया, दूध, आपका चीनी, चाय पत्ती वगैरह, और उसको आप जब तक गैस पर नहीं रखेंगे तब तक चाय बनने वाली नहीं। तो वहाँ पर गैस आपका क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, वो अभिक्रिया की दर को तेज कर रही है। चाय जल्दी बन रही है, गैस धीमी रहेगी, चाय कम बनेगी। तो आखिर उस गैस ने कोई ना कोई रिएक्शन में प्रभाव छोड़ा होगा, तभी ना रिएक्शन तेज या धीमे हो रहा है। तो आपको इस टॉपिक से यही समझना है कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है, जब उत्प्रेरक लगा देते हैं, कैटलिस्ट लगा देते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी घट जाती है। ग्राफ के थ्रू आपके किताब में ग्राफ भी बना हुआ है। अगर आपका इस तरीके से ग्राफ है, यह आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब आपकी एक्टिवेशन पहले बढ़ी, फिर एक समय बाद क्या होने लगी, घटने लगी। लेकिन अगर इसी में उत्प्रेरक लगा दोगे तो ग्राफ घट के नीचे आ जाएगा। पहले एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा थी और फिर जो है एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये उत्प्रेरक के कारण है। क्योंकि अगर कहीं, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी हमसे, ठीक, हम अपनी ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लगातार पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके बगल में आपके घर का कोई गार्जियन बैठा हो
और उसके सामने यदि आप हमारा पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा और हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। वही काम है, सब रिएक्शन हो रहा था, मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक उत्प्रेरक केवल प्रेजेंट हुआ और आपका रिएक्शन क्या हो गया, हमारी मेहनत कम हो गई और आपको तेजी से समझ में आने लगा। या बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तब अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा मन लगा के पढ़ेंगे, तो वहाँ बोर्ड एग्जाम आपके लिए क्या है, उत्प्रेरक है। तो उसी प्रकार से जब किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक लगा देते हैं तो रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाता है, जिसको आपकी किताब में इस तरीके के ग्राफ से दर्शाया गया होगा। यह ग्राफ आपकी किताब में भी बना होगा। तो यह जो आपने 2 टॉपिक पढ़ा, ये इस चैप्टर के 2 टॉपिक थे, यही अंतिम टॉपिक भी रहे हमारे और आपका पूरा चैप्टर समाप्त है। बाकी अभी आपन लोगों ने जब कोटि की बारे में पढ़ा था तो आपने प्रथम कोटि पढ़ा था, शून्य कोटि पढ़ा था, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि नहीं पढ़ा था। द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, इससे आपके किताब में न्यूमेरिकल वगैरह तो बहुत कम है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, है ही नहीं, डिफिनेशंस ही है सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की। तो डिफिनेशन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर में आपका कंसंट्रेशन के पावर 2 होगा और थर्ड ऑर्डर में जो है आपका कंसंट्रेशन के पावर 3 होगा। डिफिनेशन सुन लीजिए द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यदि अभिकारक की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होती है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। The rate of any chemical reaction is directly proportional to the second order of the concentration of reactant, that is known as second order reaction. थर्ड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं। The rate of any chemical reaction is directly proportional to the third power of reactant concentration, that is known as third order reaction. यदि सांद्रता के 2 घात के समानुपाती है तो द्वितीय कोटि की होगी, सांद्रता के 3 घात के समानुपाती है तो तृतीय कोटि की होगी। इन फार्मूलों, इसके भी के फार्मूले अलग होंगे, के का मात्रक अलग होगा, लेकिन यह आपके कोर्स में नहीं रहे। पुरानी जिनके पास किताबें होंगी उनमें यह सारी चीज़ें भी दी गई होंगी। तो यह जो था हमारा चैप्टर पूरा आखिरी था, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ख़त्म हो गया। अब एक आप न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल में एक लोगों ने पूछा भी है हमसे, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। बैलेंस कर लीजिए 2 और 3। यह एक रिएक्शन है। सवाल आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में इससे जुड़ा हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनता है और के का मान दिया हुआ है। के का मान दिया है आपका 2.5 × 10⁻⁻⁴। मात्रक लिख लीजिए, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर सेकेंड इनवर्स मात्रक लिए। एक सवाल है आपका, सवाल में लिखा है कि यदि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, वो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अमोनिया की उत्पादन दर क्या होगी? यही सेम सवाल हमसे एक लोगों ने पूछा भी था और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आपके कोर्स में भी है। इंग्लिश में समझ लीजिए, व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मीट टुगेदर फॉर्म अमोनिया इन 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो व्हाट इज द प्रोडक्टिव रेट ऑफ अमोनिया।
तो ऐसे सवाल आएंगे, आपको रिएक्शन दे देगा और प्रोडक्टिव रेट और कई सारी चीज़ें पूछ देगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी के हिसाब से चलिए। सॉल्यूशन देख लीजिए, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रिएक्शंस के रेट के बारे में बात करता है, प्रोडक्ट के रेट का अलग पूछता है, हो सकता है रिएक्टेंट के रेट का अलग पूछने लगे, तो आपको करना क्या है, आप नाइट्रोजन लिख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे हमने तो यहाँ रिएक्शन दे दिया, कभी कभी सवाल में रिएक्शन भी नहीं देगा, और रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन आपने लिख लिया। इसके बाद हमने एक रेट लिखने का आपको तरीका बताया, R बराबर N2, तो dN2 अपान dt, H2 है तो dH2 अपान dt, और NH3 है तो dNH3 अपॉन dt। अगर आप लोगों को याद हो तो यह हमने बताया था। N2 के आगे 1 है तो 1/1 लिखेंगे नहीं, H2 के आगे 3 है तो इसमें लिख देंगे 1/3, और NH3 के आगे 2 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। चूंकि यह जो है रिएक्टेंट है तो यह माइनस में होगा, और यह जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का प्लस में होगा। ये इतना चीज हमने आपको एक पहले के ही 2 टॉपिकों में सिखाया था। इसे हम लोग औसत दर कहते हैं लिखना। अभिकारक का, उत्पाद का जो आगे मोल होता है वो बटे में हो जाता है। अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए इसके आगे माइनस और उत्पाद के आगे प्लस। सवाल में पूछा है अमोनिया की उत्पादन दर बताओ। अमोनिया इन तीनों में कहाँ है, ये लिखो dNH3 अपान dt, आगे क्या है 1/2, यही है अमोनिया की उत्पादन दर। और ये जो उत्पादन दर होगी ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा K के बराबर होगी, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो रेट कांस्टेंट कितना है 2.5 × 10⁻⁴। हमको केवल अमोनिया की चाहिए, ये 1/2 नहीं चाहिए, इधर 1/2 उधर चला जाएगा आपको। तो dNH3 अपान dt 2 × 2.5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आपका आंसर आ गया। बात समझ रही है। अब जैसे अमोनिया का पूछा था, नाइट्रोजन का पूछता तो नाइट्रोजन के साथ कर देते। अब नाइट्रोजन के आगे कुछ है नहीं तो उधर हमको भेजना नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन का पूछता तो हाइड्रोजन के आगे कर देते। अब हाइड्रोजन के आगे यहाँ देखो 1/3 है, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो तब 7.5 के लमसम आंसर आएगा। जो भी पूछे आपको, अमोनिया पूछा था अमोनिया ले गया, हाइड्रोजन पूछा था हाइड्रोजन ले गया, नाइट्रोजन पूछे थे नाइट्रोजन ले गया। आप इसको इस तरीके से आसानी से कर सकते। फिर से समझिए, कभी कभी सवाल को और घुमा करके पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम्पल का सवाल है एनसीईआरटी के। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के प्रिपरेशन को शून्य कोटि के हिसाब से कहा है। शून्य कोटि के अलावा और किसी कोटि में ये सवाल लगा भी नहीं पाएंगे हम लोग। फिर इसमें बताया कि के का वैल्यू भी दिया है। आपने सोल्यूशन में पहले तो रिएक्शन लिखा, रेट लिखा। अमोनिया का पूछा था इसलिए केवल अमोनिया वाले को लिया। नाइट्रोजन पूछता तो केवल नाइट्रोजन वाले को लेते, हाइड्रोजन पूछता तो केवल हाइड्रोजन वाले को लेकर के आप सवाल सॉल्व करते। तो एक यह टाइप का न्यूमेरिकल था जो पूछा गया, और एक न्यूमेरिकल था कंसंट्रेशन के हिसाब से, और उसको भी आप कठिन मत लीजिए, वो भी बहुत सिंपल था। जैसे एक है आपका सवाल, ए है और रिएक्शन है, ऐसे टेबल बनाया हुआ है। एक बनाया हुआ है कंसंट्रेशन का टेबल, यहाँ हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, और एक बनाया हुआ है टाइम। और ऐसे न्यूमेरिकल हैं, कई सारे न्यूमेरिकल हैं ऐसे आपके कोर्स में, जिसमें यहाँ पर आज लिखा होगा 5 मोल पर लीटर, फिर यहाँ लिखा होगा 4 मोल पर लीटर, फिर यहाँ लिखा होगा 3 मोल पर लीटर, नीचे समय दिया होगा 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे करके दिया होगा। और कई सारे उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज किए होंगे, वो आपको खुद से सोच करके करने हैं। लेकिन आपको इसमें रेट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कंसंट्रेशन ऊपर है, टाइम नीचे 5/5, इसका रेट क्या हो गया 5/5, वैल्यू 1 आ गई। इसकी रेट क्या हो गई 4/3, इसकी रेट क्या हो गई 3/2। डिवाइड ही तो कर देते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को ही ना रेट कहते हैं।
और उसमें आप देखिएगा क्या समय दे रहा है। हो सकता है ये और यहाँ से लगा के यहाँ तक का समय दे दे, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज होगा वो लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा, जैसे 5 से 2 सेकंड, अगर मान लो यहाँ और यहाँ के बीच में सवाल दे देता है, तो 5 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में टाइम का इंटरवल कितना है, 5 में से 2 गया 3, और 5 मोल और 3 मोल में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया तो 2। अब रेट पूछ दिया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 और 2/3 आंसर आ गया। आपको जो सवाल में करा आप वो देखिए, हो सकता है इसके बीच में पूछ दे, हो सकता है और भी 7-8 कॉलम बना करके पूछ दे, तो वह भी आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस में ये सब रिएक्शंस हैं, आप इसको भी एक बार देख लेंगे। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर पूरा तैयार खत्म हो गया। कल हम लोग इसके आगे का चैप्टर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि कई लोगों ने सोल्यूशन कहा था शुरू करने को, लेकिन सोल्यूशन जो है वो क्लास में ही आपको बताया जाएगा जब कोचिंग बैच शुरू होंगे। तो आज के लिए हमारा